हेलो बच्चों, की हालचाल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि एक डायपोल को जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कितना फोर्स लगेगा और कितना टॉर्क लगेगा। लेकिन आज जो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके ऐसे नॉन यूनिफॉर्म का भी होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म हम लोग को अभी नहीं, पहले यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म। तो आज का टॉपिक यही है कि टॉर्क, बेसिकली हम लोग को टॉर्क के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम लोग हर चीज़ को डिटेल में पढ़ लेंगे आज कि फोर्स कितना लगता है, टॉर्क कितना लगता है, हर चीज़ का जानकारी आज इसके बारे में लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले डायपोल आप पिछले क्लास में देख चुके हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे बनाएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आपको पता चल रहा है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसे पता चल रहा है? तो जब भी आप देखेंगे कि फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हो और इक्वली स्पेस्ड हो, उसके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हर पॉइंट पे इंटेंसिटी का वैल्यू एक समान है। तो अब हम लोग एक डायपोल को इसके अंदर प्लेस करेंगे। सपोज डायपोल अभी किसी भी पोजीशन में है, इस पोजीशन में यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ये ए है और ये वाला हमारा बी है। दो चार्ज है, एक ए है और एक बी है। ये बीच में डायपोल का सेंटर है जिसको आप ओ बोल सकते हैं, ये ओ है। ठीक है, इधर भी ए होता है, इधर भी ए होता है, जान रहे हैं। टोटल डिस्टेंस 2a होता है। टॉर्क चाहिए, तो सबसे पहले टॉर्क के लिए आपको फोर्स फाइंड करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किस तरफ है? उस तरफ है। तो आपको हम बता चुके हैं कि अगर एक्सटर्नल फील्ड में नेगेटिव चार्ज को रखा जाए तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है। जिधर फील्ड है उसके अपोजिट है, तो इस तरह से ये फोर्स इस तरफ लगेगा। ठीक है, अपोजिट में फील्ड उधर है, उसके अपोजिट में। यही पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अगर देखा जाए, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स तो उसी डायरेक्शन में लगेगा। ये हमारा एफ बी हो गया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ये भी क्यू ई के इक्वल होगा और ये भी क्यू ई के इक्वल होगा। मतलब फोर्स एफ ए का मैग्नीट्यूड और एफ बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू ई के ही इक्वल होगा। सिर्फ फर्क होगा डायरेक्शन का, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपने अपोजिट लगाता है और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अपने ही डायरेक्शन में लगाता है। इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन माइनस क्यू देखेंगे, ऑन माइनस क्यू, तो हम उसको लिखेंगे एफ ए माइनस क्यू ऑफ डायपोल, डायपोल के माइनस क्यू चार्ज पे। तो एफ ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का है कि आपको साइन फिर चार्ज का दिखाना पड़ेगा। तो एफ ए इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा माइनस क्यू ई। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस क्यू ऑफ डायपोल, अगर प्लस क्यू ऑफ डायपोल पे देखें तो उसमें फॉर्मूला हो जाएगा एफ बी इक्वल टू प्लस क्यू ई के इक्वल हो जाएगा। और दोनों को जब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फोर्स डायपोल पे निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा एफ इक्वल टू, आप जानते हैं चूंकि दोनों वेक्टर फॉर्म में है तो डायरेक्ट आप वेक्टर फॉर्म में दोनों को लिख के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट ऐड करने से सारा चीज़ निकल जाएगा। तो एफ ए का वैल्यू हम देख रहे हैं कि माइनस क्यू ई है और एफ बी का वैल्यू देख रहे हैं प्लस क्यू ई है। दोनों कैंसिल आउट होकर के नेट फोर्स इसके ऊपर 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कि इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 होगा।
इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स किसी डायपोल के ऊपर किसी एक्सटर्नल फील्ड में जीरो होगा। इसका रीजन भी आप देख रहे हैं, जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। इस तरह से डायपोल एक सिस्टम है जिसपे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उसको प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सो डायपोल इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो डायपोल किस इक्विलिब्रियम में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स कि अगर वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसी तरह से मूव करेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का यही मतलब होता है, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तभी बोलते हैं जब नेट फोर्स जीरो हो। अब हम लोग टॉर्क की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग टॉर्क फाइंड करेंगे। ये हमारा अभी तक फोर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, टॉर्क के लिए फोर्स पे भी चर्चा करना पड़ता है। अब हम लोग चल रहे हैं टॉर्क पे। तो देखिए, रोटेशनल डायनेमिक्स में एक कंसेप्ट है जिसे आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई भी बॉडी पे दो फोर्स लग रहा हो, ये है F1 और दूसरा फोर्स लग रहा है F2, इसे आप कपल कहते हैं। इसे आप कपल कहते हैं। कब कपल कहते हैं? जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का लग रहा हो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो एंड डायरेक्शन अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तो उसको कपल कहते हैं। अगर आप किसी कपल के चलते किसी सिस्टम पे नेट टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, दोनों के बीच का ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको आप d से इंडिकेट करेंगे। तो अगर आप टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं तो टॉर्क इक्वल टू होता है F इंटू डी। ठीक है, तो आप रोटेशनल डायनेमिक्स का ये कंसेप्ट जानते होंगे कि किसी सिस्टम पे दो फोर्स लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तो उसको कपल कहते हैं। और वो कपल उस बॉडी में कितना रोटेशनल इफेक्ट लाएगा, कितना टर्निंग इफेक्ट लाएगा, वो जानने का तरीका है बस आप फोर्स को उन दोनों के कपल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी सेम वही बात है। आप देखेंगे FA और FB दोनों का मैग्नीट्यूड तो Q ही है और दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो ये कपल हो गया। कपल के केस में आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे? तो इसको आप जरा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये 90 डिग्री है। चलते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ABM में चलेंगे। हम जानते हैं साइन थीटा, सपोज किसी इंस्टेंट में ये एंगल जो है वो यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा बना रहा है, मतलब कि डायपोल मूवमेंट आप जान रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ होता है। ये हमारा डायपोल मूवमेंट है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन है। दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहा है? तो दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में थीटा। तो अगर ये थीटा है तो उस इंस्टेंट में ये भी थीटा है, तो हम इस ट्रायंगल में चलेंगे। ट्रायंगल में जाने पे साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारा AB है, तो उस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो D है, ये हमारा D है, कितना आ रहा है? D फाइंड करना है हमें। ठीक है, D फाइंड करना है। आप जान रहे हैं कि ये 2A है और ये साइन थीटा है, देयरफॉर D का वैल्यू हो जाएगा 2A साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल चुका है। नाउ टॉर्क फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं। तो आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ, डिटेल में लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स ठीक है, इनटू
दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको आप टॉर्क भी कह सकते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। कपल के केस में इसका फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मतलब दोनों में किसी एक का आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d ले लेंगे। तो इस तरह से टॉर्क का फॉर्मूला आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स आप जान रहे हैं QE है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जस्ट अभी फाइंड किए हैं 2a sin थीटा होगा Q इंटू 2a इंटू E इंटू साइन थीटा, और Q इंटू 2a ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, ये एक क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो Q इंटू 2a को आप P भी लिख सकते हैं। इस तरह से फॉर्मूला हमारा आ गया टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। तो ये डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया, यानी कि अगर एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट, आप जानते हैं कि डायपोल का मेन उसका जो फिजिकल टर्म होता है वो डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल का स्ट्रेंथ डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है, उसका मैग्नीट्यूड P है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। किसी इंस्टेंट में किसी क्षण P और E के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो उस समय इस डायपोल के सिस्टम पे कितना मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा या कितना टॉर्क लग रहा होगा, उसका फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर चुके हैं जो PE साइन थीटा होता है। तो इस तरह से आप आराम से टॉर्क फाइंड कर लिए। अब हम लोग इसी को एक दूसरे मेथड से समझेंगे। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप जानते हैं AB साइन थीटा मतलब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। तो उसी तरह से जब आप टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसे P क्रॉस E लिखेंगे, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए भी क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप जान रहे हैं टॉर्क एक वेक्टर है। तो वेक्टर और वेक्टर को जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर आता है। तो इस तरह से आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब टॉर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो फॉर्मूला आप लिखेंगे PE साइन थीटा, जो पहले नीचे आया था। अब इसी को हम दूसरे मेथड से एक बार समझेंगे कि ये O है, ये A है और ये B है। तो OA एक वेक्टर मान लेंगे। देखिए आप जानते हैं टॉर्क का फार्मूला, बेसिक फार्मूला याद करेंगे आप लोग। टॉर्क का बेसिक फार्मूला क्या होता है, जैसे सपोज ये पॉइंट O है और ये पार्टिकल P है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, O के रिस्पेक्ट में R है और इस पे फोर्स कितना लग रहा है, F। तो टॉर्क का फार्मूला होता है, एक पार्टिकल के केस में टॉर्क का फार्मूला होता है R क्रॉस F। तो इसको बस आप नॉलेज के लिए ध्यान में रखेंगे, इसको सामने नहीं लिखेंगे। तो पिछले मेथड से भी आप कर सकते थे, लेकिन इस मेथड से भी हम आपको बता रहे हैं कि अगर अलग अलग दोनों पार्टिकल पे टॉर्क निकाल के भी ऐड किया जाए तो इस सिस्टम पे नेट टॉर्क आप फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए O के रिस्पेक्ट में P का पोजिशन वेक्टर R है, पार्टिकल पे फोर्स F लग रहा है, तो टॉर्क का फार्मूला याद रखेंगे जो रोटेशनल डायनेमिक्स 11th में पढ़ना था, R क्रॉस F होता है। तो उस आधार पे अभी अगर आप टॉर्क फाइंड करते हैं, टॉर्क ऑन -Q ऑफ डायपोल अबाउट O, तो कभी भी टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करना पड़ता है। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, तो इसको हम टॉ A से दिखा देते हैं। आप जानते हैं टॉर्क का फार्मूला R क्रॉस F होता है। R मतलब पोजीशन वेक्टर, जिसके अबाउट निकाल रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो OA यहाँ पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, OA दिस इज पोजीशन वेक्टर, OA अक्रॉस FA, ये आ गया। उसी तरह से अब आप टॉर्क निकालेंगे +Q अबाउट O, +Q ऑफ डायपोल अबाउट O। तो टॉर्क ऑन B ये हो जाएगा, फिर B पे टॉर्क निकालिए तो ये क्या होगा, इस बार पोजीशन वेक्टर B का देखना है O के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर OB, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OB अक्रॉस फोर्स है हमारा FB। तो इस तरह से हमारा दोनों फोर्स आ गया, ठीक है। अब बस दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को जैसे ऐड करेंगे हम लोग फाइनली रिजल्ट पे आ जाएंगे। तो ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं।
अब नेट टॉर्क के लिए आप क्या करेंगे, सीधे वेक्टर फॉर्म से बना रहे हैं। टॉर्क ए का और टॉर्क बी का दोनों को ऐड करेंगे। तो टॉर्क ए का अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, ओ ए क्रॉस एफ ए आया है, प्लस इसका आया है ओ बी क्रॉस एफ बी। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ए और एफ बी दोनों का वैल्यू डाल देंगे। ओ ए क्रॉस एफ ए क्या था, आप फिगर में देखेंगे माइनस क्यू ई था, और इस बार आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है क्योंकि आप इस बार वेक्टर फॉर्म से प्रूफ कर रहे हैं, तो सारा चीज़ आपको वेक्टर फॉर्म में, फोर्स एफ ए माइनस क्यू ई के इक्वल होगा, प्लस फिर यहाँ पे ओ बी ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू ई के इक्वल एफ बी। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गौर करेंगे, माइनस ऑफ ओ ए क्यू ई दोनों में कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर माइनस ओ ए कर लेंगे और प्लस ओ बी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो क्यू ई ठीक है, ओ ए को लिख सकते हैं, जब किसी वेक्टर के आगे आप माइनस लगाएंगे तो उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, माइनस ओ ए है तो वो माइनस ओ ए को हम लोग ए ओ लिख सकते हैं, और प्लस ओ बी तो बगल में है ही, और क्यू क्रॉस ई ठीक है, क्यू क्रॉस ई ठीक है, और ए ओ प्लस ओ बी वेक्टर फॉर्म में होता है, ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से टॉर्क इक्वल टू क्यू ठीक है, ए क्यू और क्रॉस ए बी को साथ में ले लेंगे, या ए बी को साथ में ले लेंगे, क्रॉस ई को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। क्यू को ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्यू इंटू ए बी होता है डायपोल मोमेंट पी। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा फाइनली मेरा क्यू इंटू ए बी, चार्ज क्यू और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी के तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ, जो कि ए बी से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो क्यू इंटू ए बी को आप डायपोल मोमेंट पी लिख सकते हैं, और क्रॉस बगल में यहाँ पे हो जाएगा ई। तो इस तरह से डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला जो वेक्टर फॉर्म में पिछली बार आया था, वो डायरेक्ट इस बार वेक्टर फॉर्म में यहाँ आ गया। पिछली बार मैग्नीट्यूड आया था तब वेक्टर फॉर्म में लिखे थे, और इस बार डायरेक्ट प्रूफ करेंगे इस तरह से वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट में पी क्रॉस ई आ जाएगा, और जिसको फिर मैग्नीट्यूड कहीं निकालना होगा तो सिंपली हम लोग लिखेंगे पी ई साइन थीटा, ठीक है, पी ई साइन थीटा। अब हम लोग इसके कुछ स्पेशल केस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से फाइनल कंक्लूजन आपका आ गया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो पी क्रॉस ई लिखेंगे टॉर्क को, मैग्नीट्यूड लिखना है तो पी ई साइन थीटा लिखेंगे। अब हम लोग इसके कुछ केस के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला डायपोल के ऊपर आप जान चुके हैं, पी ई साइन थीटा होता है। कुछ केस के बारे में डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट है, अगर इसमें थीटा 0 डिग्री हो या नहीं तो 0 डिग्री हो। 0 डिग्री का मतलब है कि पी डायपोल मोमेंट पैरेलल होना चाहिए, मतलब दोनों जो है पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के, पी और ई। मतलब फील्ड भी इधर है इस तरफ, और डायपोल मोमेंट, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। डायपोल मोमेंट आप जानते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, और ई भी उसी डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इस केस में थीटा 0 हो जाएगा, और टॉर्क का फॉर्मूला पी ई साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता है, इस तरह से टॉर्क 0 हो जाएगा। यानी पहला केस, अगर एक ही डायरेक्शन में पी भी हो ई भी हो तो थीटा 0 होने के चलते टॉर्क 0 हो जाएगा। अब जब टॉर्क 0 आ रहा है देख, तो इस कंडीशन को कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और एक बात ध्यान रखेंगे, अगर थीटा यहाँ पे 180 डिग्री हो, इसी में अगर थीटा 180 डिग्री भी हो, तो 180 डिग्री में क्या होगा, मतलब कि ये हमारा फील्ड है और ये हमारा माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। इस बार डायपोल मोमेंट ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे है। तो इस केस में क्या होगा, तब भी अगर टॉर्क फाइंड करेंगे तो टॉर्क का पी ई साइन 180 डिग्री भी अगर करेंगे तो टॉर्क हमारा साइन 180 का वैल्यू आप जानते हैं 0 होता है। तो इस केस में भी टॉर्क 0 हो जाएगा। यानी कि टॉर्क 2 कंडीशन में 0 होता है, एक 0 डिग्री पे, और इस केस में पी हमारा एंटी पैरेलल है ई के, पी और ई
एक दूसरे के अपोजिट है, एंटी पैरेलल है। यानी कि किसी भी डायपोल पे टॉर्क जीरो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन हो। अलाइन कहने का मतलब है या तो उसके डायरेक्शन में हो डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। इन बोथ द केसेस टॉर्क का वैल्यू जीरो होता है। और जब किसी सिस्टम पे टॉर्क जीरो है इसका मतलब उसमें वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी वही होता है, या तो रेस्ट या तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा। ठीक है, तो इन आप ध्यान रखेंगे इन बोथ द केसेस डायपोल इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कब? जब थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों में कुछ भी होगा तो डायपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ तक आप लोग का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस स्टेज में डायपोल कंप्लीट इक्विलिब्रियम है, मतलब इक्विलिब्रियम जिसमें दोनों आ गया, ट्रांसलेशनल भी रोटेशनल भी। हम लोग देखे हैं पीछे कि ट्रांसलेशनल तो हमेशा होगा ही, और स्पेशली हमेशा होगा यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल हमेशा उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, तो ट्रांसलेशनल तो हमेशा होगा। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री पे स्पेशली रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा। दैट मीन्स कि दोनों इक्विलिब्रियम होगा कब? 0 और 180 पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन ये एट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री डायपोल इज इन कंप्लीट का मतलब बोथ ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया कि ट्रांसलेशनल यूनिफॉर्म फील्ड में हमेशा होगा, और 0 180 पे टॉर्क भी 0 होगा तो रोटेशनल भी होगा, यानी दोनों होगा। अब इसमें हम लोग आ रहे हैं एक केस में, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, ये हमारा केस थर्ड है। 90 का मतलब है ये हमारा यूनिफॉर्म फील्ड है, और ये यूनिफॉर्म फील्ड है, और ये डायपोल है -q और ये हमारा +q 90 बना रहा है। मतलब डायपोल मोमेंट ऐसे है ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इस तरह, बीच में 90 बन रहा है। इस केस में टॉर्क क्या होगा? तो PE sin 90 ले लेंगे। आप जानते हैं sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो टॉर्क यहाँ पे आपका PE आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम टॉर्क होता है, जो कि हमारा मैक्सिमम टॉर्क होता है। यानी सबसे ज़्यादा रोटेशन का टेंडेंसी 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। 90 डिग्री पे सबसे ज़्यादा टॉर्क का वैल्यू आ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा रोटेशनल टेंडेंसी 90 डिग्री पे होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, जो इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो जिसमें इक्विलिब्रियम को और डिस्क्राइब करने वाले हैं आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, सारा लेक्चर कंटिन्यू पढ़ते हुए आएंगे, क्योंकि बीच में गैप करने से कोई भी वीडियो अगर आपका छूट जाता है तो फिर आपका स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। इसलिए सारे वीडियो को आप ध्यान से देखते हुए आएंगे, नोट्स तैयार करते हुए आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।